मोदी सरकार व्यापारियों से कह रही है कि ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। मैं क्यों डरूं? मैं आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हूं और मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूं। और टीपू सुल्तान कहते थे कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर शेर का 1 दिन का जिंदगी। कलीम भाई एक दिन की जिंदगी जीऊंगा, शेर की जीऊंगा। प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, लेकिन विद्यालय की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सवाल करने वाले लोग हमारे प्रधानमंत्री को पसंद। मैं लिखा था बहुत पहले कि उसे कबूल नहीं उठती उंगलियां खुद पर, वो उंगलियों को निशाना बना कर मानेगा। प्रधानमंत्री ये किसके हैं? आपके भी। हाँ, सबके हैं। तो सवाल मैं युगांडा के प्रधानमंत्री से पूछूं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मेरे 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? एक हमारे फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं जिनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। वो कहते थे कि जब संसद सुनी हो जाती है, सड़कें सुनी हो जाती हैं, तो सांसद आवारा हो जाते हैं, है ना? तो हमें आवारा नहीं होने देना है, इसीलिए मैं लोहियावादी हूँ, मैं सड़क पर रहूंगा। मुगलों का इतिहास इन्होंने हटा दिया, तो बताओ कि जोधा बाई को बिना अकबर के कैसे लिखोगे उसका इतिहास? पृथ्वीराज चौहान का इतिहास बिना मुगल के कैसे लिख दोगे? देश में ये चल रहा है कि क्रिकेटर सट्टा खिला रहा है, ड्रीम 11 अभिनेता गुटखा खिला रहा है, आपको पता है ना, जुबा केसरी। और देश का युवा कट्टा चला रहा है, आपको पता है। ये अतीक अहमद को जो ठोक दिए, तो बोलते हैं कि हम फेमस होने के लिए ठोक दिए। हमारा जो संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है कि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, मतलब सबको समानता का अधिकार। मतलब अगर मैं कलीम हूँ और मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो मेरे वोट की कीमत भी एक है। अगर इस देश में सड़क पर कोई मोची बैठ के जूता सील रहा है, एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर वोट करने जाते हैं तो एक है। बहुत ज्यादा दुख है कि यार बेचारे ने 91 गाली खाई है, कम से कम 91 सीट देना चाहिए था कर्नाटक। हाँ, और लेकिन कर्नाटक मत बोलो यार, मुझे नाटक सुनाई दे रहा है। बाबा साहब बोलते थे मराठी में, शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मैं संघर्ष करा। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि आप पहले शिक्षित हो जाइए, फिर संगठित हो जाइए और फिर अपनी लड़ाई लड़िए। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज ये भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूरनी के जो पीता है वो धाड़ता है। शेरनी। हाँ, तो मैं शिक्षित हूँ, मेरी डिग्री थोड़ी फर्जी है यार भाई। तो मोदी जी की फर्जी। मैंने कब कहा? वो नारा भी लगता था, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। लेकिन अब 9 साल बाद पता चला कि अन्ना नहीं वो आंधी था, देश का फर्जी गांधी था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीजेपी ईवीएम टैंपरिंग करके चुनाव नहीं जीत रही है। बीजेपी की जीत एक्चुअली है, रियलिटी है। क्योंकि आप कोई भी चौराहे पर माइक लेके जाइएगा, 10 लोगों को पकड़िएगा, 10 लोगों में 4 मोदी समर्थक आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? मिल जाएगी। तो वोट प्रतिशत कितना हुआ? 40% जो वोट प्रतिशत जिस पार्टी का है, सरकार उसका नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? हाँ, लेकिन 24 के लिए मेरा यही है कि ये जो 40% जो बहके हुए लोग हैं, इनको सही रास्ते पर लाना है। जो बीजेपी 2014 में जब सत्ता में आई, तो ये सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़कर आई, तो उस पर मैंने लिखा कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। मैं ये शमशान की बात भी इसलिए लिखा क्योंकि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मंच से चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे थे, इसलिए ये बात कहा। कर्नाटक में नफरत की दुकान बंद हो गई और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कलीम भाई हैं, मोदी जी के बहुत करीबी हैं और बहुत मोदी जी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो महाराष्ट्र से आए हैं, दिल्ली में बैठे हैं, इनके पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। कहीं भी आप जाते हैं लोग आपको सुनने के लिए आ जाते हैं, वजह क्या है कलीम जी? लोग जो है सच सुनना चाह रहे हैं अब। हाँ। ये जो गोदी मीडिया है, हाँ। और रात दिन जो है नोट में चिप ढूंढना, हाँ। ये सब अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हाँ। कर्नाटक क्यों हार गई बीजेपी? कर्नाटक क्यों हार गई? हाँ। ये देश हारने वाली है, कर्नाटक की क्या बात कर रहे हो आप? 24 में क्लीन स्वीप है। देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जानते हैं, वो क्या लिखे हैं कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आने वाली है। ये जनता को दिखाओ जरा भाई, ये जनता ही आ रही है अब 24 में।
फकीर आदमी झोला उठा के कहाँ जाएंगे? वडनगर। हाँ? वडनगर जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? वापस फिर नहीं आएंगे। देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि आप झोले की बात किए और प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। जबकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में झोला उठाकर अगर ये चल भी रहेंगे तो हम झोला चेक करने का अधिकार रखते हैं, हम चेक करेंगे। क्यों? लेकिन अब जो है क्यों चेक करेंगे? अच्छा ये बताओ, संविधान का आर्टिकल 19 क्या कहता है? अरे आप पत्रकार हो, आप बताओ मुझे। सबको अपनी बात कहने की आजादी है। आजादी है नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेरा ये है, मैं जिसको वोट दूंगा इसका मतलब मैं उससे सवाल करूंगा। अभी क्यों नहीं कर रहे? तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं? अभी तो अब इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी 24 में जाएंगे तो उनका झोला चेक करेंगे। जनता क्यों खड़ी है? सवाल ही तो पूछ रही है। काम धाम नहीं है इसलिए खड़ी है सब। जनता की बात सत्ता को पहुंचा कौन रहा है, जबकि जिसका काम है वो नहीं कर रहा है। मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि देश में चल क्या रहा है। देश में ये चल रहा है कि क्रिकेटर सट्टा खिला रहा है, ड्रीम 11 अभिनेता गुटखा खिला रहा है, आपको पता है ना, जुबा केसरी। और देश का युवा कट्टा चला रहा है, आपको पता है। ये अतीक अहमद को जो ठोक दिए तो बोलते हैं कि हम फेमस होने के लिए ठोक दिए। तो देश में यही तो चल रहा है, तो इसको ही बदलना है। अच्छा कलीम भाई, कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद गोदी मीडिया के तेवर बदल रहे हैं और राहुल गांधी के फेवर में अब ज्यादा दिख रहे हैं वो लोग। गोदी मीडिया की बात करो ही मत आप। क्योंकि अभी देखो ये गोदी मीडिया, हंसी आ रही है मेरे को। पहली बात तो गोदी मीडिया पे, और हंसी भी इस बात के लिए आ रही है कि ये स्टूडियो में बैठ के आप स्टोरी बना रहे हैं। अगर ये जनता में आए तो बहुत जूते, देखो इतने जूते हैं और सब फटे हुए जूते हैं। आधे फटे होंगे, आधे नए होंगे, सारे ब्रांड के पड़ेंगे, गिन नहीं पाएंगे। ये गोदी पत्रकार इसलिए नहीं आ रहे, आपको पता भी होगा। ये जहाँ भी आ भी रहे हैं कहीं पर प्रोटेस्ट वगैरह में भी, तो गोदी मीडिया गो बैक का नारा लग भी रहा है। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो अगर हम जनता के बीच में आ गए तो क्या होगा? जब मीडिया वालों को तकलीफ होती है तब सरकार में कुछ बैठे लोग, उनको भी तकलीफ होता है। आप बड़े साधारण आदमी, अब सीधा टारगेट उनको कर रहे हैं। आपको डर इस बात का नहीं लगता है कि आपको भी उठा लिया जाएगा? किस लिए? किस लिए वही पूछ रहा हूँ। मेरा गुनाह क्या है? प्रधानमंत्री से सवाल करना गुनाह है? राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। राहुल गांधी को छोड़ दो, मैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है कि मैं उससे सवाल पूछूं, ठीक है। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है कि मैं उससे सवाल करूं। मैं तो, अच्छा मैं इस देश का क्या हूं? नागरिक। तो मैं वोट दिया, सरकार बनाया, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, तो प्रधानमंत्री ये किसके हैं? आपके भी। सबके हैं। तो सवाल मैं युगांडा के प्रधानमंत्री से पूछूं? बताइए ना। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मेरे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो आप क्या कर रहे हो? आप ये इनका ही एक प्रवक्ता, इनके जो टीवी पे बैठते हैं, जिन्हें देख करके हमें शर्म आता है, टीवी बंद कर देते हैं, वो प्रवक्ता क्या कहते हैं? मुद्रा योजना, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। आप इसकी जरा पड़ताल कीजिए। मुर्दा योजना है, मुद्रा योजना कह रहे हैं, वो मुर्दा योजना। और वो मुर्दा योजना इसलिए कि तुम कर्जा दे रहे हो और 40-50 हजार रुपया दे रहे हो। कहीं पर भी अगर पकोड़े की दुकान भी लगा लेता आदमी, नहीं चल रहा है, वो लॉस खा गया, फिर वो तो जीवन भर 50 हजार का कर्जदार बन गया। तो ये कौन सा योजना हुआ? और बोलते हो स्वरोजगार। स्वरोजगार अगर होता और इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाती तो हम रोजगार पर सवाल ही क्यों उठाते देश के युवा? अच्छा कलीम भाई, देखा जाए तो भाजपा अब कुछ ही राज्य में बची और कहीं तोड़ जोड़ के सरकार बनाई हुई है। लेकिन देखा जाए तो हिमाचल साफ, तेलंगाना नहीं है, कर्नाटक में भाजपा साफ हो रही। तो क्या लगता है कि 24 में भाजपा देश से भी साफ हो जाएगी? यार देखो, कोई भी सरकार जनता से बड़ी नहीं होती है। ये आप लोग सरकार को बड़ा करते हो और जनता को छोटा बनाते हो, ये भूल जाओ आप। क्योंकि ये देखिए, ये हमारा जो संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है कि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, मतलब सबको समानता का अधिकार। मतलब अगर मैं कलीम हूँ और मैं वोट देने जा रहा हूँ तो मेरे वोट की कीमत भी एक है। अगर इस देश में सड़क पर कोई मोची बैठ के जूता सिल रहा है, एक है।
अगर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी वोट करते हैं तो उसकी भी कीमत एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर वोट करने जाते हैं उसका भी तो एक। एक है। तो राइट टू इक्वलिटी है ना, तो फिर बड़ा छोटा कहाँ हो गया कोई? मेरा ये सवाल है, हम यही चीज कह रहे हैं। और इस देश के देखो, मैं देश को संविधान पढ़ाना चाहिए, लेकिन कर्नाटक की सिलेबस में पढ़ाया क्या जा रहा था? हाँ, बजरंग दल। सावरकर आ रहे हैं बुलबुल पे बैठ के, उड़ रहे हैं और जेल से बाहर जा रहे हैं, जेल में फिर आ जा रहे हैं। ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये पढ़ाना चाह रहे हो, इतिहास मिटाने की बात कर रहे हो। मुगलों का इतिहास इन्होंने हटा दिया, तो बताओ कि जोधाबाई को बिना अकबर के कैसे लिखोगे उसका इतिहास? मान सिंह का इतिहास बिना अकबर के कैसे लिख दोगे? पृथ्वीराज चौहान का इतिहास बिना मुगल के कैसे लिख दोगे? यही तो कह रहा हूँ कि ये पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, ये सवाल है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, लेकिन विद्यालय की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और सवाल करने वाले लोग हमारे प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते, पसंद नहीं है। तो वही तो आप बोले कि आप डर क्यों नहीं रहो, इसीलिए आप ये बात कह रहे हो। क्योंकि जो कर्नाटक में ये जो मैं बात बताऊं ना, वो बोलते हैं ना, मैं लिखा था बहुत पहले कि उसे कबूल नहीं उठती उंगलियां खुद पर, वो उंगलियों को निशाना बना कर मानेगा। वही आप बात कह रहे हो, लेकिन मैं उससे नहीं डरता यार। मैं क्यों डरूं? मैं आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हूँ, और मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। और टीपू सुल्तान कहते थे कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर शेर का 1 दिन का जिंदगी। कलीम भाई एक दिन की जीते हैं शेर जिंदगी की जीऊंगा, तरह। शेर की जीऊंगा। लेकिन 56 इंच वाली जो नेता है, अब वो गालियों से डर रहे हैं। कानवे कानवे जब गाली पड़ता है अब 91 गाली की बात मंच कर, पर 91 गाली की बात की ना, हाँ। तो मुझे बहुत दुख है उस पर, बहुत ज्यादा दुख है हाँ। कि यार बेचारे ने 91 गाली खाई है। कम से कम 91 सीट देना चाहिए था कर्नाटक। हाँ, और लेकिन कर्नाटक मत बोलो यार, मुझे नाटक सुनाई दे रहा है। जितना इन्होंने नाटक किए थे, कर्नाटक ने खत्म कर दिया। कहीं भी कुछ होता है, चाहे शाहीन बाग का वो प्रोटेस्ट हो या फिर जंतर मंतर बेटियों का वो प्रोटेस्ट हो, तो आप हर जगह पहुंच जाते हैं और उस प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं और सरकार से सीधा सवाल करते हैं। तो कब तक सड़क पर रहना? संसद तक का सफर सड़क कभी पर हमें हमेशा रहना है, क्योंकि एक हमारे फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं जिनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। वो कहते थे कि जब संसद सुनी हो जाती है, सड़कें सुनी हो जाती हैं, तो सांसद आवारा हो जाते हैं, है ना? तो हमें आवारा नहीं होने देना है, इसीलिए मैं लोहियावादी हूँ, मैं सड़क पर रहूंगा। आपने लोहिया जी की बात की है, आपने रामधारी दिनकर जी की बात की है, बाबा साहिब की बात आप करते ही हैं, तो एक बार अपने अंदाज में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए तो कुछ बोलना ही चाहिए। हाँ, कह दीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर मराठी में लिखते थे। हाँ। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मतलब मुंबई से हूँ। हाँ। तो बाबा साहब बोलते थे मराठी में, शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मैं संघर्ष करा। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि आप पहले शिक्षित हो जाइए, फिर संगठित हो जाइए, और फिर अपनी लड़ाई लड़िए। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज ये भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का जो शेर पीता है वो धाड़ता है। शेरनी। हाँ, तो मैं शिक्षित हूँ, मेरी डिग्री थोड़ी फर्जी है यार भाई। तो मोदी जी की फर्जी मैंने नहीं है। कब कहा? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब तुम मोदी पे जा रहे हो। नहीं, मैं नहीं ढा रहा हूँ। अब अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में बैठे यहाँ के मुख्यमंत्री देखिए, सवाल मैं उठाते हैं। केजरीवाल पर नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अन्ना आंदोलन की जांच होनी चाहिए। क्यों? हाँ, मैं पछतावा है मुझे कि मैं ये अन्ना आंदोलन 9 साल से अन्ना क्वारंटाइन है। क्यों है? उनको 9 साल में भ्रष्टाचार नहीं दिखा पूरे देश को। और उस समय नारा लगाते थे, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। अब तो मुझे तो लग रहा देश का फर्जी गांधी था, अन्ना नहीं वो आंधी था। अन्ना हजारे देश के फर्जी गांधी गांधी होते तो ये ऐसा होता देश का हालत? बताइए। नहीं, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, गांधी होते तो इस देश का ऐसा हालत होता? तो आप अन्ना हजारे के साथ थे आंदोलन में? था, और मुझे लगा भी कि यार एक गांधी जैसा कोई छवि किसी पुरुष में दिख रहा है, किसी आदमी में, तो इसके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन वो नारा भी लगता था, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। लेकिन अब 9 साल बाद पता चला कि अन्ना नहीं वो आंधी था, देश का फर्जी गांधी था।
राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें? कर्नाटक का जीत का श्रेय किसको दीजिएगा? देखिए, मैं कौन होता हूँ श्रेय देने और लेने वाला, पर फिर भी मैं तो बोल रहा हूँ ना बार बार कि अब जो लड़ाई है जनता बनाम सत्ता है, फिर विपक्ष है कहाँ? मैंने अभी कहा ना मुर्दा है विपक्ष, तो विपक्ष है नहीं। और लोग बोलते हैं ईवीएम, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीजेपी ईवीएम टैंपरिंग करके चुनाव नहीं जीत रही है। बीजेपी की जीत एक्चुअली है, रियलिटी है, क्योंकि आप कोई भी चौराहे पर माइक लेके जाइएगा, 10 लोगों को पकड़िएगा, 10 लोगों में 4 मोदी समर्थक आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? मिल जाएगी। तो वोट प्रतिशत कितना हुआ? 40% जो वोट प्रतिशत जिस पार्टी का है, सरकार उसका नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? हाँ, लेकिन यही बस मेरा ये 24 के लिए मेरा यही है कि ये जो 40% जो बहके हुए लोग हैं, इनको सही रास्ते पर लाना है, और इसलिए हमें इनको जागरूक करना है। और वो जागरूकता फैलाने के लिए मैं इस देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग जितने हैं, सबको मैं अपील करूंगा कि आप लोग अब आइए, अपने गली मोहल्ले में हर जगह पर जो भी लोग जो इस तरह से दिखे, उन्हें बताइए कि देश में क्या सही और क्या गलत हो रहा है। चलिए, अब आखिरी सवाल पर हैं, वही हम फिर से कहेंगे कि आपका मैं तो मैं यही बोल रहा हूँ। देखिए, ये दुकान की तरफ कैमरा घुमा लीजिएगा, ठीक है ना? आज देश का व्यापार बैठा हुआ है, तो देश का जो व्यापार बैठा हुआ है, और देश के व्यापारी, जब प्रधानमंत्री जी कोई समिट में जाते हैं, समिट में, और वहाँ पर कहते हैं कि व्यापारी देश का सेना से भी साहसी होता है, सैनिकों से भी साहसी होता है, ठीक है? तो लोग, देश के व्यापारी 19 में खुश होकर के दबा के मोदी जी को वोट कर देते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं मोदी जी, तो मार्केट का पूरा भट्टा बैठ जाता है, मार्केट पूरा सन्नाटा हो गया। जिनका अगर 2000 का धंधा जिनका है, वो सीधा 500 पर आके बैठ गया। तो अब जो है व्यापार, जो है व्यापारी मोदी जी की सरकार की तरफ ऐसा आंख उठा के टकटकी लगाए देख रहा है कि मोदी जी हमारे जो बाजार है, इसको कोई बूस्टर पैकेज दीजिए 50,000 लाख करोड़ का, ताकि बाजार फिर बूस्ट कर जाए। तो मोदी जी कहते हैं उन व्यापारियों से, जब व्यापारी मोदी सरकार की तरफ देख रहा है, तो मोदी सरकार व्यापारियों से कह रही है कि ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और आगे जो कहते हैं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए लिखा था क्योंकि ये आप सबको पता है कि जो बीजेपी 2014 में जब सत्ता में आई, तो ये सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़कर आई। तो उस पर मैंने लिखा कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। मैं ये शमशान की बात भी इसलिए लिखा क्योंकि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मंच से चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे थे। इसलिए ये बात कहा कि अगर हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, हम बोलते हैं कि मोदी जी सरकार से कि हमें रोजगार चाहिए, तो बोलते हो द कश्मीर फाइल देखो, हम केरला स्टोरी। हाँ, हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, तो बोलते द केरला स्टोरी देखो। हाँ, तो ये सब के खिलाफ हैं। अब जनता जागृत हो। 24 में तो आप हम दिखेंगे। 24 में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 24 का इलेक्शन है वो सत्ता बनाम जनता है, और हम ही तो जनता है ना, 24 हम दिखने वाले हैं। 24 का जो इलेक्शन है वो सत्ता बनाम जनता है। कलीम भाई है हमारे साथ, एक बार देख लीजिए। कलीम भाई कहीं भी बैठते हैं, इनके उस अंदाज से लोग इनको सुनने के लिए आ जाते हैं। बात बहुत अच्छी करते हैं। लोहिया जी की बात कर रहे थे, बाबा साहेब की बात कर रहे थे, और इनका एक नया जो गाना इन्होंने लिखा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है, और उस गाने में भी ये सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार की नाकामियों को जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बातचीत को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। TV10 भारत, सच की ताकत।